नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सभी CGPSC एसीए रेंजर का तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं और इससे देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे हमको इसको सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन से डील करना है। ठीक है, लेकिन उसके पहले जो हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इसके पहले भी मैंने तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पे दो लेक्चर बना चुके हैं। ठीक है, जिसको भी अगर थ्योरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो वो दोनों लेक्चर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आप लोगों को आगे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी और MCQ क्वेश्चन भी आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं MCQ क्वेश्चंस। क्वेश्चन है वो क्या है, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था। तो तत्वों का जो सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था, डॉबेर-नायर ने। आपको मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि डॉबेर-नायर का कौन सा सिद्धांत था। डॉबेर-नायर का कौन सा सिद्धांत था, त्रिक सिद्धांत था। डॉबेर-नायर का त्रिक सिद्धांत था जिसमें पहले में उसने क्या क्या लिया था, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरा उनका कौन सा ग्रुप था, कैल्शियम, स्कैंडियम और क्या था, बेरिलियम। और तीसरा ग्रुप उनका था क्लोरीन, ब्रोमीन और कौन सा था, आयोडीन का ग्रुप था। ठीक है, लेकिन इसके बाद उनका काम नहीं आया और आगे क्या है, इनका चल नहीं पाया, इसलिए इनको नेग्लेक्ट कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, सेकंड, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो मैंने अभी आपको बताया त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, डॉबेर-नायर ने किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन आपके कवर हो गए। अगला देखते हैं, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। तो जो अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था इन्होंने, ये क्या थे, दूसरे थे। डॉबेर-नायर पहले थे, इसके बाद डॉबेर-नायर के बाद आए थे न्यूलैंड्स आए थे। इन्होंने क्या दिया था, अष्टक नियम दिया था। न्यूलैंड ने क्या दिया था, अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। और जो इनका अष्टक नियम था वो लास्ट कहाँ गया था, कैल्शियम में लास्ट गया था। कैल्शियम तक इनका काम किया था, उसके आगे इनका काम नहीं किया था जो इनका सिद्धांत था। तो अष्टक नियम वहीं पे क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इनका आंसर क्या होगा, थर्ड का न्यूजीलैंड था। अगला देखते हैं, यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर आठवां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। यह नियम किसने किया था। तो आठवां तत्व मतलब क्या हो गया, ये अष्टक नियम हो गया। और अष्टक नियम किसने दिया था, अष्टक नियम मैंने आपको बताया कि न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम किसने दिया था, यह नियम किसने दिया था। तो ये नियम आपको दिया था मेंडलीफ ने। मेंडलीफ जिनकी आवर्त सारणी सबसे ज़्यादा प्रचलित रही, उन्होंने ही ये कहा था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा था किसके होते हैं, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था, मेंडलीफ ने किया था। आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था, मेंडलीफ ने। इन्होंने वर्गीकरण किया था, इन्होंने जमाने की कोशिश की थी। न्यूलैंड और डॉबेर-नायर ने क्या किया था, जमाने की कोशिश किया था, लेकिन जो आवर्त सारणी का निर्माण किया था वो किसने किया था, मेंडलीफ ने किया था। तो आवर्त सारणी के जनक अगर आपको पूछता है तो आवर्त सारणी के जनक आप क्या लिख सकते हैं, मेंडलीफ लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो मेंडलीफ के बाद कौन आया था, मोसले आए थे, जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी के नियम का प्रतिपादन किया था। मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। और इन्हें ही हम क्या कह सकते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के पिता भी कह सकते हैं, किसे, मोसले को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था। तो वर्गीकरण का आधार क्या था, परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान जो था वो क्या था, इनके आवर्त सारणी के आधार था, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मैं क्या बोलते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं आप, परमाणु भार भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो उसका आधार क्या है, परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, मैंने आपको बताया आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, मोसले ने दिया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है। तो आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है, तो वर्गों की संख्या क्या होती है,
वर्ग कैसे बनते हैं आवर्त सारणी में? सबसे पहले तो जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, जो क्या होते हैं हॉरिजॉन्टल, ये देखिए तीर का निशान मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे क्या होते हैं आवर्त होते हैं। तो ऐसे कितने आवर्त हैं? टोटल 7 आवर्त हैं। अर्थात वर्गों की संख्या कितनी है? आवर्तों की संख्या या वर्गों की संख्या कितनी होगी? 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी गलती हो गई थी। इसमें आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या क्या होती है? 18। जो वर्टिकल होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? आवर्त बोलते हैं, ठीक है, वर्ग बोलते हैं। अब इनमें आवर्त सारणी में आवर्त की कुल संख्या कितनी है? तो आवर्त इसमें 7 है। जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको आवर्त कहा जाता है, और जो वर्टिकल होते हैं उनको क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है, या इसी को क्या बोलते हैं? समूह। तो जो वर्टिकल है वो कितने हैं? 18 है। और जो हॉरिजॉन्टल है वो कितने हैं? 7 हैं। तो आवर्त कितने हो गए? 7 हो गए, और वर्ग कितने हो गए? 18। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया था। तत्वों को व्यवस्थित किस में किया गया था? बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर। आपको भी मैंने बताया था मोस्ले ने किसके आधार पर आवर्त सारणी का निर्माण किया था? परमाणु संख्या के आधार पर इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया था। अगला क्वेश्चन देते हैं। अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य होते हैं? अब अक्रिय तत्व सबसे पहले देखते हैं। अक्रिय तत्व क्या होते हैं? जो लास्ट में होते हैं, 18वें समूह के जो तत्व होते हैं उनको अक्रिय तत्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके जो आखिरी ऑर्बिटल होते हैं उसमें 8 तत्व मौजूद होते हैं, अर्थात इन्होंने अपना अष्टक पूर्ण कर लिया होता है, इसीलिए इन्हें अक्रिय तत्व कहा जाता है। इन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसके लिए क्या होगा? शून्य समूह भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्य समूह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो इन्हें फर्स्ट ए में रखा गया है। मैंने अपने लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि जो फर्स्ट होते हैं उनको क्षार धातुएं कहते हैं, जो दूसरे समूह के होते हैं उनको क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं, और जो 11वें होते हैं उन्हें सिक्का धातु कहते हैं, जो 17वें होते हैं उन्हें हैलोजन कहते हैं, और जो 18वें होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अक्रिय गैस या नोबेल गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस तत्व के समूह को सिक्का धातु कहा जाता है? तो अभी आपको मैंने बताया जो 11वें तत्व होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सिक्का धातु कहा जाता है। अब 11वें को 1b भी कहा जाता है। 11वें को क्या कहा जाता है? 1b भी कहा जाता है। तो आप ये याद रखिएगा कि 1b अर्थात क्या होता है? 11वां होता है, जिसे हम सिक्का धातु कहते हैं। और इसमें सिक्का धातु के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? सिक्का धातु के अंतर्गत दोस्तों कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? सिक्का धातु के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो शून्य समूह आपने अभी आपको बताया अक्रिय गैसें बोलते हैं, निष्क्रिय गैसें या नोबल गैसेस भी इनको कहा जाता है, नोबल तत्व भी इसको कहा जाता है। तो इसको क्या डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निष्क्रिय तत्व भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी में 2 तत्व का नाम फ्रांस के नाम पर है, उनमें से एक फ्रांसियम है तो दूसरा कौन सा है? ठीक है, इसमें से क्या होता है? एक फ्रांसियम है तो दूसरा कौन सा है? फमियम। फमियम जो है इसका क्या है? दूसरा। आवर्त सारणी में 2 तत्व का नाम फ्रांस के नाम से है, जिसमें एक फ्रांसियम है और दूसरा क्या? फनियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? निम्न में से किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? तो पोलोनियम तत्व की जो खोज की थी वो थे मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी ने क्या किया था? पोलोनियम तत्व की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम जो है वो सबसे भारी धातु है। ठीक है दोस्तों, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो आपको मैंने बताया था सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। ये भी मैंने आपको अपने लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में बताया था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये वहीं से आ रहे हैं और कहीं से नहीं आते हैं। वो पूरा लेक्चर अगर आप दोनों वीडियो देख लेंगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो एल्यूमिनियम भूपर्पटी पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है जो तत्व है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी मैंने आपको लेक्चर में ही बताया था कि एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है। अगला क्वेश्चन है। संक्रमण तत्व की विशेषता है। अब संक्रमण तत्व सबसे पहले कहाँ आते हैं? मैंने ये भी आपको बताया था। क्या होता है संक्रमण तत्व, किसे कहा जाता है, ये आपको मैंने बताया हुआ था।
तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, एस होता है, एस ब्लॉक के तत्व, फिर इधर पे पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, फिर ये जो बीच के धातु होते हैं उनको क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व। और ये जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब इसके बाद नीचे क्या आता है, एफ ब्लॉक के तत्व, जिसे अंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। अंतर संक्रमण तत्व या अंतर संक्रमण तत्व इन्हें कहा जाता है। तो संक्रमण तत्व आपको पूछा गया तो आप क्या लगाएंगे, ऑर्बिटल डी। तो अपूर्ण ऑर्बिटल डी जो है वो संक्रमण तत्व हो जाता है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है, प्रत्येक आवर्त का क्या होता है, प्रथम सदस्य क्या होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, एक क्षार धातु। क्षार धातु क्यों होगा, क्योंकि जो पहला वर्ग का आपको मैंने बताया था, पहला वर्ग या पहला समूह क्या होता है, क्षार धातु होता है। अगर यही आपको पूछे कि दूसरा तत्व कौन सा होता है तो आप क्या बोलेंगे, क्षारीय मृदा धातुएं जो होती हैं वो क्या होती है, प्रथम सदस्य होंगी। ऐसा टाइप का आपको क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ये याद रख लीजिएगा, तो पूरा दिक्कत आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अगला देखते हैं, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है, तो इनका सामान्य गुणधर्म क्या है, इनका सामान्य गुणधर्म है बेसिक और एसिडिक। ये क्या होते हैं, दोनों टाइप के यहाँ पे पाए जाते हैं तीसरे और चौथे समूह में। तो आप याद रखिए बेसिक और एसिडिक अर्थात क्षारीय और अम्लीय दोनों टाइप के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। विद्युत का ऋणात्मक है, तो इसमें जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। ये भी मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया था, तो जो फ्लोरीन है वो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का गुणधर्म क्या होता है। तो ये आपको मैंने अभी पिछले में बताया, तो बेसिक और एसिडिक दोनों होता है। ठीक है, तीसरे और चौथे समूह में बेसिक और एसिडिक दोनों होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथन कौन कौन से हैं, किसी एक आवर्त के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि आयनन विभव कहाँ से कैसे होता है। ठीक है, तो आयनन विभव जो होता है, देखिए दोस्तों, ये बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, बढ़ता। और हमेशा अगर आपको कुछ नहीं दिया है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट लेके चलना है बायां से दायां। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या बोला, किसी एक आवर्त के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। असल में ये बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, बढ़ता। आपको वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, ये क्या है, असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, कम होती है। तो ये बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे परमाणु भार के उस पे हिसाब से यहाँ आवर्त सारणी में जमा होता है, तो जैसे जैसे बाएं से दाएं हम जाते हैं तो परमाणु जो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, बढ़ती जाती है। देखिए जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ डबल प्लस ऐसा बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, यहाँ बढ़ती जाती है। तो ये बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। अगला देखते हैं, किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। तो विद्युत ऋणात्मकता देखिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता जैसे जैसे बढ़ती जाती है विद्युत ऋणात्मकता भी इधर क्या होती है, बढ़ती है। और जो फ्लोरीन में आपको बताया था, जो 17वें हैलोजन तत्व में आते हैं, जो 17वें नंबर पर आता है फ्लोरीन, वो क्या सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है। अगर ऐसा कम होता तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता, क्या नहीं होता। इसका मतलब क्या है, ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शंस है उसमें केवल 2 बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है बोल रहा है। तो अब सबसे पहले आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो चीज़ बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है वो ऊपर से नीचे आने पे क्या होती है, घटती है। अगर ऊपर से नीचे आने पे घट रही है तो बाएं से दाएं जाने पे वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, बढ़ती है। तो जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है, सदैव ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। तो ये कथन तो आपका गलत हो गया। तो जब ये गलत हो गया तो ऑप्शन आप जब देखेंगे तो पहला गलत सिर्फ एक में रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे सोचने की आपको ज़रूरत है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील, जो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा वही सबसे ज़्यादा क्या होगा, अभिक्रियाशील होगा। तो इसमें जो फ्लोरीन है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर। अगला क्वेश्चन है,
परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? परमाणु संख्या तत्व की जो संख्या है 29 वो किससे संबंधित है? वो है आपकी डी ब्लॉक के तत्वों से संबंधित है। शक्ति विक्रम फेको निकुंज, ठीक है, शक्ति विक्रम फेको निकुंज अगर आपको याद होगा। 29वें नंबर पे कौन सा तत्व आता है? 29वें नंबर पे जो तत्व आता है वो है कॉपर। कॉपर क्या 29वें नंबर पे आता है, जिसको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक का तत्व होता है 29वां, ठीक है। ये किस में आता है? सिक्का धातु के अंतर्गत आता है। आपको मैंने बताया था सिक्का धातु, तो ये यहीं से क्वेश्चन आएगा। अगर आप किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो पहले 2 लेक्चर देख लीजिए, तो आपको पूरी चीज़ें क्लियर रहेंगी। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, और जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए।